नमस्कार दोस्तों, अब हम देखिए साथ साथ में 11th और 12th वाले टॉपिक भी रिवाइज करेंगे और एक एक दिन के अंदर एक एक टॉपिक आपका रिवाइज भी कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन अवकलन समाकलन में उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। चीज़ें 4-5 टॉपिक तो अवकलन के अंदर ही हैं, आपका लिमिट, सांध्यता, फिर अवकलन आएगा। तो इस प्रकार समाकलन के अंदर भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो यानी उनमें मैक्सिमम 5-7 क्लासेज हो सकती हैं। लेकिन बाकी जो टॉपिक हैं वो हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास के अंदर ही रिवाइज कर दें। जहाँ पर हमने जब स्टार्ट किया था तो इसमें मैट्रिक्स की आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिवाइज करना, और इसके अंदर लगभग 3 क्वेश्चन तो आपके कन्फर्म आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, अवयव और सारणी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस चीज़ को हम रिवाइज करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर मैट्रिक्स हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद में एक स्पेशल क्वेश्चन की क्लास हो जाएगी जिसके अंदर ये पूरा टॉपिक आपका और भी बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर आप साथ में पढ़ रहे हैं। साथ में देखिए मैट्रिक्स आपने पढ़ लिया, साथ में अब यहाँ पर पढ़ लेंगे, फिर आप टेस्ट वगैरह यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एक प्रकार से टेस्ट होगा, फिर आपको पता चल जाएगा। तो यानी कहाँ दिक्कत रहेगी, आपकी पूरी अच्छे से तैयारी हो रही है और इतना तैयारी कर रहे हैं तो सफिशिएंट है ये चीज़ें। और मैं कोशिश करता हूँ कि रोजाना आपके लिए 35-40 मिनट आपको मैं पढ़ाऊँ, और उस पढ़ाने में देखिए एक टॉपिक अपना अगर बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज हो रहा है तो कहीं भी दिक्कत नहीं है। और वही चीज़ें हम कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू आने वाली हैं। जहाँ से अब देखो एक्स्ट्रा मैटर था वो मैंने क्लासेस में करवा दिया था, बहुत सारा मैटर हमने किया जिनमें से क्वेश्चन नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी जो सिलेबस के अंदर था वो कराया। लेकिन अब हम कर रहे हैं जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए ये सेशन है, ये क्लासेस हैं जो आपके लिए रिवीजन कर रहा हूँ। जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, दिल से तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है। और जो नए जुड़ रहे हैं उनके कमेंट्स आते हैं कि सर हम पहले हम कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, अब हम आपकी क्लासेस देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता नहीं चला, लेकिन हमने पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया था आपको। कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स अब पढ़ लीजिए, मैट्रिक्स अवयव। अब देखो कैसे मैं रिवाइज कराता हूँ। इसकी क्लासेस हुई थी 6 से 7 क्लास, जब मैंने आपको एक एक चीज़ पढ़ाई थी। लेकिन अब इसको एक क्लास के अंदर हम रिवाइज कराएंगे और एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, एक एक चीज़ आपको अच्छे से आएगी। तो देखिए जो पंक्ति और स्तंभ है, पंक्ति और स्तंभों यानी जो आपके संख्याएं दे रखी हैं, जो अवयव दे रखे हैं, उन्हें पंक्ति और स्तंभों के रूप में लिखना। यानी कह सकते हैं संख्याओं को, बस नॉर्मल ये डेफिनेशन करेंगे, वो कुछ लिखेंगे नहीं, संख्याओं को पंक्ति व स्तंभों के रूप में लिखना, बस ये नॉर्मल सी बात है। अब कैसे लिखेंगे पंक्ति और स्तंभों के रूप में? जैसे ये A11, देखिए ये क्या है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का अवयव है। A12 ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, और कहाँ तक ऐसे मान लीजिए A1n तक, यानी इस प्रकार n स्तंभ है इसके अंदर। और ऐसे ही हम नीचे चल रहे हैं A21 A31 A41 और ऐसे यहाँ पर देखिए M1, ठीक है। अब ये ऐसे ही आपका आगे चलता रहेगा A22 A23 A21, आगे क्या आ जाएगा A3n, आगे क्या आ जाएगा A4n, और ऐसे ही लास्ट में AM। तो ये तो हो गया भाई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब यहाँ पर आता है मैट्रिक्स की कोटि, ऑर्डर। सीधी सी बात है, जितनी इसके अंदर पंक्तियाँ हैं, कितनी पंक्तियाँ देखो 1 2 3 4 कहाँ तक है, m तक। तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी m, और क्रॉस में जितने इसके अंदर स्तंभ है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, कहाँ तक है n स्तंभ, तो n यानी m क्रॉस n। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। और इन दोनों का रिजल्ट आप निकालेंगे, दोनों को गुणा करके मान निकालेंगे, वो क्या आएगा, इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे कितने, यानी mn मान आएगा। mn जो भी मान आएगा यानी वो अवयव की संख्या बताएगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। जैसे इस प्रकार हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये कितने क्रॉस किए देखो, 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ है, 3 क्रॉस 3 की, तो इसके अंदर कितने हो गए टोटल, 3 3 9 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इनको अगर आप गुणा कराते हैं तो उसमें मैट्रिक्स में उपस्थित एलिमेंट्स टोटल कितने हैं उसकी संख्या यहाँ पर बताई जाती है, अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। तो फिर क्या से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आता है अवयव के प्रकार।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई खास बातें नहीं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बस ये नॉर्मल डेफिनेशन आपको याद रखनी है और कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। एक होता है देखिए स्तंभ आयु। स्तंभ आयु किसे कहेंगे? जिसके अंदर केवल मात्र एक स्तंभ हो। देखिए एक एक बातें, एक एक लाइन की चीजें हैं ये। स्तंभ आयु एक होगा, पंक्ति आयु पूछेगा नहीं यहाँ से कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा देखिए चीजें रहनी नहीं चाहिए अपनी। स्तंभ आयु तो जिसके अंदर एक स्तंभ हो, ऐसे 1 2 3। पंक्ति जिसके अंदर एक पंक्ति हो, 1 2 3। देखो इसमें फर्क पता चल रहा है क्या आपको? फर्क पता चल रहा होगा। इसके अंदर तो एक स्तंभ है, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 पंक्तियां हैं। लेकिन इसके अंदर हम बात करें तो पंक्ति 1 है, स्तंभ कितने हैं? 3। तो आप इसका ऑर्डर लिख सकते हैं क्या? ऑर्डर क्या होगा इसका? 3 क्रॉस 1। इसका क्या होगा? 1 क्रॉस। ठीक है, आगे वाला आता है नंबर 3 पर तत्समक, या इसे आइडेंटिकल कह सकते हैं। तत्समक यानी जिसकी में विकिरण के अवयव, अभी देखो 1 मिनट, उससे पहले 1 2 चीजें और पढ़नी पड़ेगी हमें तत्समक अवयव आपको बताने से पहले। ठीक है, उससे पहले 1 2 चीजें करते हैं, फिर बताऊंगा मैं। वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होती है। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान, जैसे 2 4 3 6। अब देखो 2 ही पंक्तियां हैं, 2 ही स्तंभ हैं, 2 क्रॉस 2। ठीक है, सेम टू सेम आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने की है? 3 क्रॉस 3। तो यानी ये क्या आपकी वर्ग मैट्रिक्स होगी। नंबर 4 पर हम बात करते हैं कि एक चीज आपको समझनी है। वर्ग आयु हो गया विकीर्ण आयु। विकीर्ण आयु या डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। डायगोनल विकीर्ण मैट्रिक्स क्या होती है भाई? देखो आप जानते हैं ये क्या होते हैं? विकीर्ण अवयव। ये इसके विकीर्ण अवयव होंगे, इनको छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 हों। ऐसी मैट्रिक्स जिनमें विकीर्ण अवयवों को छोड़कर, विकीर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे क्या हों? 0 हों। जैसे इस प्रकार 1 2 3, बाकी सारे 0 हैं। ये क्या होगी आपकी विकीर्ण मैट्रिक्स। बात करें अदिश आव्यूह, नंबर 5 पर अदिश आव्यूह। अब देखो यहां पर रिलेटेड आएंगी सारी चीजें। ऐसी विकीर्ण मैट्रिक्स, देखो सबसे पहले अदिश आव्यूह के अंदर डेफिनेशन सुनो कि ऐसी आपकी विकीर्ण मैट्रिक्स, देखो विकीर्ण नाम आ गया तो यानी विकीर्ण को छोड़कर बाकी सारे 0 होंगे। ऐसी विकीर्ण आव्यूह या ऐसी विकीर्ण मैट्रिक्स जिसके विकीर्ण के अवयव समान हो। अब अदिश का मतलब विकीर्ण के अवयव क्या हैं? समान हैं। जैसे ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 2 2 2 विकीर्ण का है तो बाकी सारी क्या होंगे? 0 0 0 0 0। ये क्या होगी आपकी अदिश मैट्रिक्स। यानी विकीर्ण के अवयव क्या हैं? समान हैं। इसके अंदर समान नहीं थे, इसके अंदर देखो समान नहीं थे। विकीर्ण के अंदर, सिर्फ विकीर्ण के अंदर समान नहीं थे, लेकिन अदिश के अंदर इतना फर्क हो जाएगा कि ये समान रहेंगे, बाकी सारा सेम टू सेम। तत्समक अवयव क्या होगा कि ऐसी कह सकते हैं, एक अदिश मैट्रिक्स कह सकते हैं, या फिर ऐसा विकीर्ण मैट्रिक्स भी कह सकते हैं जिसके जो विकीर्ण है वो 1 1 हो। विकीर्ण क्या हो? 1 1 हो। जैसे ये सब नॉर्मल जानते हैं सभी। ये क्या होती है? तत्समक अवयव। देखो ये क्या है? तत्समक अवयव। ये इसके प्रकार हैं भाई, क्या है? प्रकार है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। शून्य मैट्रिक्स किसे कहेंगे? शून्य सबको पता है, शून्य यानी सारे एलिमेंट 0, यानी इस प्रकार 0 0 0 0। ये क्या है? शून्य मैट्रिक्स। बोलो कहीं। एक आता है त्रिभुज मैट्रिक्स, ट्राइएंगल मैट्रिक्स, यहां लिखते हैं। देखो सिंपल सिंपल बातें हैं। त्रिभुज मैट्रिक्स यानी एक तो ऊपरी त्रिभुज होगा, एक निम्न त्रिभुज होगा, यानी जिसके अंदर ऊपर त्रिभुज बने। त्रिभुज का मतलब त्रिभुज वाले अवयव 1 2 3 4 5 और 6, बाकी सारे 0 हों। अब देखो यहाँ त्रिभुज बन रहा है ना, ये देखो ऊपर से त्रिभुज बन रहा है। एक निम्न त्रिभुज होगा या नीचे से त्रिभुज बने, ऐसे ये चीज़ें हम नीचे लिख सकते हैं 1 2 3, फिर आगे 4 5 और फिर हम लिख सकते हैं आगे 6। तो यानी इस प्रकार भी ऐसे ऐसा लिखो 1 2 3, नीचे से त्रिभुज बनाना ना, और यहाँ लिख दो आप 6, बाकी सारे 0 होंगे। तो देखो यहाँ से त्रिभुज बना रहा है ना, ये देखो, तो ये हो गया निम्न त्रिभुज, ये हो गया ऊपरी त्रिभुज।
यानी त्रिभुज बने वही अवयव जीरो न हो, बाकी सारे क्या हो, जीरो हो, निम्न त्रिभुज। क्या यहां पर देखो, अगर ऐसा होता यहां पर मान लीजिए जीरो आ जाता तो क्या ये निम्न त्रिभुज है? देखिए ये निम्न त्रिभुज होगा, क्योंकि आपको तो ये त्रिभुज देखना है, बाकी सारे जीरो हैं क्या, बिल्कुल है। लेकिन अगर यहां पर 5 आ जाता तो ये आपका त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। अवयव की समानता, देखिए टॉपिक आता है आगे, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, कुछ नहीं है। अवयव की समानता, अब दो अवयव कैसे समान हो सकते हैं बताइए सबसे पहले मुझे। दो अवयव सबसे पहले समान होंगे यदि दोनों अवयव की कोटि बराबर है, साथ साथ में उसके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। संगत अवयव यानी पहला जो एलिमेंट है वो पहला पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव दूसरे जो मैट्रिक्स है उसके पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के बराबर होना चाहिए, यानी वही तो समान अवयव होंगे। अवयव की समानता, फटाफट रिवीजन कीजिए, आप तो साथ में नोट्स होने चाहिए। अवयव की समानता समझ में आ गया, नॉर्मल सी बात है। अवयव समान अवयव कब होंगे? जब इनके संगत अवयव भी समान हो। दो चीजें समान कब हो सकती हैं? जब इनके संगत अवयव भी समान हो और साथ में उनकी कोटि भी बराबर हो, तो ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। यहां पर क्वेश्चन आता है, देखिए अवयव की समानता से ऐसे 2a प्लस का b, a माइनस का 2b, एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। 5c है क्या, एक मिनट, माइनस का d, और आगे है 4c प्लस का 3d बराबर है 4 माइनस का 3, 11, 24। अब देखो अवयव समान कब होंगे? यहां से मान आएगा। अवयव समान क्या होंगे? सबसे पहले तो इनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। कोटि देखो कितनी है, 2 क्रॉस 2, ये क्या है 2 क्रॉस 2, समान है। इसके बाद क्या होती है कि इसका पहला ये अवयव और ये अवयव बराबर होना चाहिए। देखिए 2a प्लस का b बराबर 4 है, ऐसे ही a माइनस का 2b बराबर कितना है, माइनस का 3 है। ऐसे ही 5c माइनस का d बराबर 11 है, और 4c प्लस का 3d बराबर 24। यहां से आपको पूछा है इस क्वेश्चन में कि a b c d के मान निकालने। अब मान निकाल सकते हैं, देखो दो समीकरण यहां पर बन गए, तो यानी समीकरण को आप 2 से गुणा करा दीजिए, 2 से कराएंगे 6। अब यहाँ पर आप देखिए घटा दीजिए, घटाएंगे तो देखो ये a से कैंसिल, ये प्लस का हो गया, 5b इससे घटाएंगे 10, तो ये बराबर 10। b का मान आ गया 2, b का मान 2 यहाँ पर रख दीजिए, b का मान 2 रखेंगे तो देखिए a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये ऐसे ही इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। देखो दोनों समीकरण है, ऐसे a और b के मान निकालिए, ऐसे ही c और d के मान निकालेंगे, और यही आपको ज्ञात करना था a b c d के मान अवयव की समानता से। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इनके अंदर। दो मैट्रिक्स का योग, दो मैट्रिक्स का योग कैसे करेंगे? देखो सिंपल सी बातें हैं भाई। मैन आता है दो मैट्रिक्स का गुणन, दो मैट्रिक्स का योग दो सब जानते हैं किस प्रकार करते हैं अपन। दो मैट्रिक्स का योग, सब जानते हैं कैसे। a1 a2, सबसे पहला तो काम वही आपका, ये चीज़ें समान होनी चाहिए, यानी कोटि समान होनी चाहिए, b1 b2 b3 b4। अब देखो योग कैसे होगा? योग करना है दो मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है ये दूसरी है, तो यानी संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। a1 प्लस का b1, a2 प्लस का b2, a3 प्लस का b3, a4 प्लस का b4। बस ये क्या है? दो मैट्रिक्स का योग हो गया। ऐसे ही है अवयव के गुणधर्म क्या होते हैं? अवयव योग के, योग की देखिए क्रम विनिमय होगा, तस्मक उसके अंदर मौजूद होगा, साथ साथ में साहचर्यता होगी, वो सारी जो ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो सारी चीजें इसके अंदर होगी। अब हम बात करते हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है दो मैट्रिक्स का गुणन, दो मैट्रिक्स का गुणन हम बात करते हैं क्या होता है, ठीक है, लिख लो इस चीज को, फिर आगे बात करते हैं अवयव का गुणन। देखिए अवयव का गुणन मैट्रिक्स, अवयव का गुणन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, दो अवयव का गुणन। देखिए गुणन हम बात करेंगे
लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त होती है दो मैट्रिक्स का गुणन करने के लिए। देखिए मान लीजिए आपके पास इस प्रकार, सीधा मैं एग्जांपल से गुणा कराना सिखाऊंगा आपको। 1 2 3 4, 2 5 6 7, आगे भी हो सकता है और आप चीजें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दो मैट्रिक्स का गुणन के लिए सबसे पहली बात होगी क्या, कि सबसे पहली तो इसके अंदर जो स्तंभों की संख्या है देखो कितनी है, 2 क्रॉस 2। यहां पर एक चीज और बढ़ा सकते हैं आप, 0 1, ठीक है। और इसकी कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 3। एक चीज ध्यान रखना, दो आपको मान लीजिए ये ए बराबर है, ये बी बराबर, सब कुछ समझ में आएगा। ए बी आपको निकालना है, ठीक है। क्या शर्त होगी कि सबसे पहले तो इसके अंदर तो स्तंभों की संख्या, यानी स्तंभों की कितनी पंक्तियां है, सॉरी स्तंभों की संख्या कितनी है, देखो यहाँ पर 1 और 2, इसमें स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे के अंदर पंक्तियों की संख्या के। यह शर्त याद रखनी है, स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरे की पंक्तियों की संख्या के। याद सुन रहे हैं थोड़ा सा, स्तंभों की संख्या बराबर हो पंक्तियों की संख्या के। तो देखो स्तंभों की संख्या बराबर है पंक्तियों की संख्या, तो गुणन संभव होगा। कैसे करना है, देखो सबसे पहले ए बी आप निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 गुणा में लगा दीजिए 2 6 5 7 0 1, ठीक है। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, और एलिमेंट आएंगे। और एलिमेंट कौन से आएंगे, देखो कौन से आएंगे, देखो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 होगी और 3 जो बचे हैं वो आएंगे, यानी 2 क्रॉस 3। ये जो नई मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि होने वाली है, ठीक है। अब देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम 1 का 2 के साथ गुणा कराएंगे, कितना आया 1 क्रॉस 2। बीच में देखिए जो एलिमेंट बदलेंगे उसमें प्लस का निशान आएगा, प्लस का 2 × 6 कितना 12। फिर आगे बढ़ेंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 1 का 5 के साथ 1 × 5, ठीक है। फिर प्लस का निशान आएगा बीच में, 2 का 7 के साथ, यानी 2 × 7। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 का 0 के साथ, 2 का प्लस बीच में, 2 का 1 के साथ। ऐसे नीचे दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है। एक एक करते जाएंगे, पंक्तियों लेते जाएंगे और कॉलमों के साथ गुणा कराएंगे। 3 2 6 प्लस का 6 क्रॉस 4। ऐसे ही दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 5 3 15 प्लस का 7 चौके 28। ऐसे ही ये तो 3 क्रॉस 0 और 4 क्रॉस 1। समझ में आ गया ना। अब देखो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने इस प्रकार, क्या आएगा, 12 और 2 14 आ गया, ठीक है। ये आ गया 5 7 14 और 5 19 आ गया, और वो आ गया 2। यहाँ 3 2 6 और 24 30 आ गया। यहाँ देखिए आपके पास 43 आ गया, और आगे आपके पास 4 आ गया। तो देखिए ये आपके पास आएगा। और कितनी कोटि आई है जो नहीं प्राप्त हुई है, 2 क्रॉस 3। और यही मैंने आपको बताया था कि जो बच गए हैं उनको क्रॉस में लिखेंगे, तो जो नया आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो उसकी कोटि होगी। याद रखनी है बात, कभी भी आप ये क्रम विनिमय नहीं होता। ए बी बराबर आपने ए बी निकाला, अगर आप इसका उल्टा करते हैं ए बी बराबर बी ए नहीं आएगा। ये भी हो सकता है कि इसका गुणन पॉसिबल ही ना हो, इसका गुणन पॉसिबल भी ना हो। देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं स्तंभों की संख्या 3 है, लेकिन ये गुणन संभव ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने बात की थी पहले के अंदर स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरे के अंदर पंक्तियों की संख्या। अब इसे पहला लेते हैं तो स्तंभ कितने हैं, 3, दूसरे के अंदर पंक्ति कितनी है, 2 है, बराबर नहीं है ना। तो स्तंभों की और पंक्तियों की संख्या ही बराबर नहीं है, तो गुणन संभव नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी संभव है, ऐसा भी हो सकता है ए बी संभव हो तो बी ए संभव होना आवश्यक नहीं है, तो बी ए संभव होना आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है कि बी ए भी आपका संभव हो। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है इन चीज़ों को। ए बी पॉसिबल है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका बी ए भी संभव होगा। समझ रहे ना बातों को। तो ये फटाफट लिखें आप। तो कुछ चीज़ें देखिए, सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया है, कर सकते हैं आप आराम से बता सकते हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर आप क्वेश्चन आया 2018 के अंदर, वैसे मैंने नोट्सों के अंदर करवाया हुआ है, क्वेश्चन नोट्स हैं आपके पास, तो आराम से आप 3 गुणा करवाने हैं। और 3 गुणा कराने के बाद आपको तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ का अवयव आपको ज्ञात करना है, तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं।
आगे देखते हैं कितना और पार्ट बचा है, अभी करा देंगे यहाँ से पूरा। आगे आता है आव्यूह का परिवर्त। क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक बार, देखो यहाँ पर तो प्रैक्टिस कम कर रहे हैं अपन, रिवीजन कर रहे हैं ना, लेकिन एक स्पेशल क्लास होगी उसके अंदर आपको फुल प्रैक्टिस होगी। आगे बढ़ते हैं, आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है, परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त यानी जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल दो, जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दो, स्तंभ है उसे पंक्ति बना दो। यही क्या होता है? ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का। समझे क्या बात को? कुछ नहीं है। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? जो पंक्तियों की संख्या है, जो पंक्तियां हैं उन्हें स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को पंक्तियों में बदल दो। ये क्या होगा आपका? ट्रांसपोज। इसे इस प्रकार भी हम व्यक्त करते हैं, ए के ऊपर डैश इस प्रकार लगाकर, ए के ऊपर टी भी आप लगाते हैं, ट्रांसपोज, ऐसा भी आप करते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, सीधा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फिर इसके गुणधर्म बात करेंगे। लिखाने वाला कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ए बराबर देखिए आपके पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये हैं। अब देखो इसका आपको परिवर्त निकालना है, तो जो स्तंभ हैं उन्हें पंक्तियों में बदल दो, पंक्तियां उन्हें स्तंभ में बदल दो। तो देखो इसकी कोटि कितनी थी? 3 क्रॉस 2। अब देखो पंक्तियों को, तो पंक्तियां हैं ये स्तंभ में बदल दो, तो 1 3 5 2 4 6। तो ये क्या आ गया आपके पास? 2 क्रॉस 3 की। ये क्या है? परिवर्त है। अब इसके कुछ गुणधर्म है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिंपल सी हैं। प्रॉपर्टीज सिंपल सी बातें हैं भाई। आपने पहले परिवर्त निकाला, फिर एक बार और निकालेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगी। और नॉर्मल सी बात है, अगर आप ऐसे गुणा करा रहे हैं के ए डैश, इस प्रकार आप करा रहे हैं, यानी इसके होल लगा दीजिए, तो ये बाहर आ जाएगा के ए डैश के। ठीक है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लगा रहे हैं ए प्लस बी के ऊपर परिवर्त निकालना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा एक, देखिए अलग अलग आएगा, ए का परिवर्त और बी का परिवर्त। अगर आप गुणा कर रहे हैं, ए बी का परिवर्त निकाल रहे हैं, तो वो बराबर आएगा बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। ठीक है, ऐसे ही आप चारों का निकाल रहे हैं, ये नंबर 5 पर ए बी सी डी 4 मैट्रिक्स लेकर उनका गुणा करके परिवर्त निकाल रहे हैं, तो वो देखिए डी पीछे से लगना शुरू होगा, डी सी बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। बोलो कहाँ दिक्कत है? अब आता है आगे सममित मैट्रिक्स। ठीक है, सममित मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कि आपने ट्रांसपोज निकाला, सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स, सिंपल सी बातें हैं। सममित मैट्रिक्स, साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स इंग्लिश में कहेंगे। यानी आपने ट्रांसपोज निकाला, ए का ट्रांसपोज निकाला, ये ए है, इसका ट्रांसपोज निकाला, वापिस आपको ए ही प्राप्त हो गया। आपने मैट्रिक्स ली, उसके स्तंभ और अवयवों को बदला, और आपने बदल कर देखा, अरे ये तो वापस वही आ गया जो हमने परिवर्त निकाले थे, कि वो मैट्रिक्स ली, उसका परिवर्त निकाले थे, वापस वही मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी। तो वो तो होगी सममित मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है इस प्रकार, मान लीजिए ये देर का 1 2 3 2 4 5 6 3 5 6। ठीक है, अब इसका आप परिवर्त निकालें, ये ए है, इसका परिवर्त निकाला, यानी क्या करना होता है? पंक्तियों को तो स्तंभ में बदल दो। देखो पंक्ति है उनको स्तंभ में, तो 1 2 3 स्तंभ में बदल दिया, 2 4 5 बदल दिया, और 3 5 6। अब देखो कोई अंतर है क्या? सारी चीज़ें सेम है, तो यानी ए टी बराबर ए हो, तो ये आपकी सममित होगी। इसके उलट आती है विषम सममित। विषम सममित क्या होती है? विषम सममित होगी, विषम सममित यानी ए टी निकाल रहे हैं, बराबर माइनस ए आ जाए, यानी माइनस का चिन्ह का परिवर्तन आ जाए, बस इतना सा फर्क है। यानी आपने ट्रांसपोज निकाला, बस चिन्ह का परिवर्तन आ जाए। जैसे एग्जांपल है आपके सामने, एक छोटा सा रख देता हूं मैं। हाँ देखिए,
एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी भाई, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। और कोई ध्यान से ज़्यादा जरूरत ही नहीं, थोड़ा सा आप घर पर पढ़ लेंगे। माइनस का E0G, मैंने कहा था रिविजन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको। अब देखो इसका A ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा, पंक्तियों को स्तंभों में, तो 0EF माइनस का E0G माइनस का F माइनस का G0। अब देखो यहाँ पर क्या फर्क आ रहा है, देखो माइनस का फर्क आ रहा है, ये जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए और माइनस के थे प्लस के, तो यानी आप कह सकते हैं A बराबर, अगर आप 80 निकालते हैं तो माइनस A के बराबर आएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स होती हैं वो आपकी विषम सममित मैट्रिक्स होंगी। क्या होंगी, विषम सममित मैट्रिक्स होंगी। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार आया है एग्जाम के अंदर इस ट्रांसपोज वाले टॉपिक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, फिर आगे करते हैं इन चीज़ों को। और अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं विषम सममित मैट्रिक्स की। कुछ गुणधर्म है वो आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है। अब देखो मैंने समझाए हुए हैं सारे एक एक चीज़ प्रूफ करके, अब यहाँ पर प्रूफ नहीं करूँगा मैं, सीधे सीधे आपको बताने वाला हूँ, प्रूफ नहीं करूँगा एक भी मैं, बस सीधे आपको याद रखने। अब प्रूफ का टाइम नहीं है अब अपने पास, नोट लगाकर कुछ चीज़ें याद रखनी है। यदि आपके पास कोई वर्ग मैट्रिक्स ए, देखिए कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए और ये सममित है, सममित का मतलब समझ गए क्या, सममित का मतलब समझ गए क्या, ए टी इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापिस से वही आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अगर देखिए नंबर 1 आप करते हैं a प्लस ए टी, यानी इसको और इसके ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, और a और ए टी इसको और इसके ट्रांसपोज को गुणा कराएंगे तो भी आपको सममित मैट्रिक्स मिलेगी। करके देख लीजिए अच्छे से, कोई भी एग्जांपल, मैंने एक एक चीज़ अच्छे से बताई है। दूसरा, अगर आप a माइनस ए टी करते हैं, a माइनस ए टी करते हैं तो आपको विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। विषम सममित मैट्रिक्स ये कैसे होगी भाई, विषम सममित मैट्रिक्स आपको प्राप्त होती है अगर उसका अंतर आप करते हैं, ठीक है। दूसरी बात नोट लगाकर कि यदि ए व बी सममित मैट्रिक्स हो, यदि ए व बी सममित मैट्रिक्स हो, देखिए कुछ बातें याद रखनी है, सममित मैट्रिक्स हो तो अगर आप जोड़ते हैं ए प्लस माइनस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस माइनस बी को, तथा ए बी प्लस बी ए को ऐड करेंगे, यानी इस प्रकार गुणा करा के, तो क्या होगी, सममित मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी। सीधे याद रखनी है सममित मैट्रिक्स। इसके अलावा अगर आप अंतर करते हैं, ये तो देखिए ए बी प्लस बी ए किया है, लेकिन अगर आप ए बी माइनस का बी ए करते हैं तो आपको क्या मिलेगी, विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। क्या होगी, विषम सममित मैट्रिक्स। ये क्या मैट्रिक्स होगी, विषम सममित। और ये कर भी सकते हैं आप, देखिए इनको जोड़ दीजिए, देखो कैसे आएगा, थोड़ा सा प्रूफ करता हूँ मैं इस चीज़ को। इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, वापिस अगर आपको ए बी प्लस बी ए मिल जाता है तो आप देखिए खुश होता ना, ठीक है। देखिए हम करते हैं ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी, यानी प्लस में है तो अलग अलग लगाएंगे, ए बी के ऊपर ट्रांसपोज लग गया, बी ए के ऊपर ट्रांसपोज लग गया। अब देखो इसके अंदर कराएंगे, अंदर वाली क्या होती है, पहले बी के ऊपर लगेगा तो बी के ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज प्लस का ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज। और हम जानते हैं योग क्या होता है, क्रम विन्यास में होता है। तो इसको आगे देखिए, सममित मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पता है, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के ही तो होगा। देखिए सममित की यही तो खासियत होती है, सममित मैट्रिक्स मैंने यही तो बताया था कि जो ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ए ही प्राप्त होगा। तो ये वापस आप ऐसा लिख सकते हैं बी ए प्लस का ए बी, और इसको क्रम विन्यास में होता है ये ए बी प्लस बी ए। देखो वापस यही आ गया ना, देखो वापस यही आ गया, तो यानी ये भी सममित होता है। और लेकिन अगर ए बी माइनस बी ए करते हैं तो ये विषम सममित होगा। ट्रांसपोज वैसे ही लेकर देख लीजिए, सेम टू सेम वही चीज़ें आएगी, तो ये क्या होगा, विषम सममित होगा। तो ऐसी चीज़ें छोटी छोटी याद रखनी है। ए सममित है ना, अगर देखिए ए सममित है तो ए इनवर्स भी सममित होगा, ए इनवर्स भी सममित है, ये प्रॉपर्टी भी। और इसके साथ साथ देखिए आप कोई भी मैट्रिक्स लीजिए उसे सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स लीजिए उसे आप सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे सर हम, अभी देखो अब बता देंगे आपको। कोई भी मैट्रिक्स लीजिए और आप उसे देखिए, आपने ए ले लिया तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2a
प्लस का 1/2a, ठीक है। इसमें 1/2a प्लस 1/2 80 जोड़ दिया मैंने और 80 घटा दिया। अब हम जानते हैं अगर अंतर करेंगे तो ये तो क्या होगा, विषम सममित है, माइनस वाला क्या था, विषम सममित, और ये था सममित। तो हम देखो एक मैट्रिक्स लिया आपने A, कोई भी मैट्रिक्स लिया आपने सममित, कोई मैट्रिक्स लिया और उसको आपने सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिख दिया। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, सत्य सत्य कथन में पूछ सकता है कि क्या किसी मैट्रिक्स को विषम सममित और सममित के योग के रूप में लिखा जा सकता है, तो जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो मैं 6 क्लास मैंने आपकी इस मैट्रिक्स की कराई थी और आपको मात्र 30 मिनट के अंदर मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो कितना मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए और इस तरीके से तैयार किए कि एक एक चीज़ आपको समझ में भी आए, है ना। तो देखो हम कोशिश कर रहे हैं भाई, तो मैं 1 मिनट भी आपकी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और एक चीज ऐसा भी आ सकता है, शून्य मैट्रिक्स, शून्य जो मैट्रिक्स होती है वो सममित और विषम सममित दोनों होती है, क्योंकि शून्य में माइनस ले लो चाहे ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, शून्य मैट्रिक्स सममित विषम सममित दोनों होती है, ये भी याद रखना है। शून्य मैट्रिक्स, रिविजन ऐसे ही होता है, चीजें ऐसे ही याद होंगी। शून्य मैट्रिक्स सममित तथा विषम सममित, ये चीजें तभी याद होंगी जब आपने पहला पढ़ा है, सममित होगी, पहले चीजें पढ़ी हैं तो रिवीजन इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, सारी चीजें याद होंगी। लेकिन पहले सिलेबस नहीं किया तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा अगर पहली बार भी आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अब देखिए बात, कुछ चीजें स्पेशल बातें हम लिखते हैं। जैसे आपके पास कोई विकिरण मैट्रिक्स हो और उसमें आप अशून्य अवयवों की संख्या या अधिकतम अशून्य संख्याएं कितनी हो सकती हैं, अधिकतम अशून्य अवयवों की संख्या, तो देखिए आगे स्टेटमेंट है कि यदि A एक n कोटि का विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स हो तो इसमें विभिन्न अधिकतम अशून्य संख्याएं, अधिकतम अशून्य संख्याएं, यानी विषम सममित है तो देखिए आपको पता है कितनी होगी अधिकतम अशून्य संख्याएं। आप जानते हैं विकिरण वाले सारे जीरो होंगे an तक, ठीक है। यहां वाले क्या होंगे, देखो ये होंगे, इसके अलावा बाकी सारे सेम होंगे। देखो ये तो जीरो होंगे विकिरण वाले, इसके अलावा सेम होंगे लेकिन चिन्ह अलग अलग होंगे। तो यानी यहाँ पर माइनस ई हो सकता है तो यहाँ पर प्लस ई होगा, माइनस जी है तो यहाँ पर आपका माइनस जी हो, इस प्रकार चीज़ें चलेगी। माइनस का जी हो सकता है ऐसे, प्लस का जी हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर तो क्या होंगे आपके अशून्य। अब देखो टोटल आपको पता है n कोटि का है तो n क्रॉस n इसके अंदर एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने हैं n स्क्वायर, कुल एलिमेंट इसके अंदर n स्क्वायर है। जीरो अधिकतम अशून्य, यानी जो जीरो नहीं हो सकते, अधिकतम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम, यानी हो सकता है कि यहाँ पर सारे, यहाँ पर एक आधा जीरो हो जाए, लेकिन इसमें पूछा है अधिकतम, तो ये तो आपके जीरो ही होंगे। और ये कितने हैं an तक, यानी n एलिमेंट है तो n स्क्वायर में से n मैं आपको घटा देता हूँ, तो यानी इसके अंदर अधिकतम विषम सममित के अंदर अधिकतम अशून्य संख्या n स्क्वायर माइनस n होगा। बात करें हम सममित के अंदर, सममित की हम बात करेंगे। सममित की अगर बात करें, एक स्टेटमेंट ऐसा कि सममित के अंदर असमान अवयवों की संख्या कितनी होगी, असमान अवयवों की संख्या, सममित के अंदर असमान अवयवों की संख्या, ठीक है। स्टेटमेंट है कि n क्रॉस n क्रम की सममित मैट्रिक्स में असमान अवयवों की, असमान अवयवों की अधिकतम संख्या, असमान अवयवों की अधिकतम संख्या, असमान अवयवों की अधिकतम संख्या। देखिए कैसे, सममित मैट्रिक्स है, सब जानते हैं, यानी ये अवयव आपके हैं A22 A33, तो ये तो आपके विकिरण हो गए। बाकी ये सारे सेम होते हैं, ये सारे सेम होते हैं। देखिए विकिरण वाले ही अलग हो सकते हैं, बाकी ये सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसके अंदर अधिकतम असमान,
यानी इसके अंदर अधिकतम असमान अवयव कौन से हो सकते हैं, यानी जो असमान है। देखो ये वाले सेम है, टोटल में से अगर मैं ये घटा दूँ और 2 का भाग दे दूँ, देखो ये सेम है दोनों, इन्हें एक बार ही लेना है क्योंकि अधिकतम असमान लेना है, तो इन्हें एक बार हम लेंगे क्योंकि ये तो अवयव समान होते हैं, ये समान होते हैं, तो यानी इसको एक बार लेंगे तो टोटल n स्क्वायर हो गया। n स्क्वायर में से मैंने n घटा दिया विकिरण वाले, अब ये क्या आ गए, समान आ गए, जितने बराबर हैं, क्योंकि देखो इसमें से मैंने ये पार्ट घटा दिया, इन पूरे टोटल में से n स्क्वायर में से ये घटा दिया, तो आपके पास समान बच गए। अब 2 का भाग दे दूं मैं, क्या आ गया, एक साइड वाले आ गए, प्लस देखो ये भी तो असमान हो सकते हैं, प्लस वापस n मैंने ऐड कर दिया, तो देखिए क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस का 2n/2, एक n से एक n यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस n n प्लस 1/2, तो ये इतने संख्या होंगे अधिकतम। आगे आता है मैट्रिक्स का ट्रेस। मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है कि मुख्य विकिरण के जो अवयव हैं उन सभी को योग के रूप में लिखना मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। बस सिंपल सी बात है, मुख्य विकिरण के अवयवों को योग के रूप में लिखना मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं भाई, मैट्रिक्स का ट्रेस। देखो कितना सुपर फास्ट चीजें चल रही है अपनी, शायद ही कोई ऐसा है कि 40 मिनट के अंदर पूरी मैट्रिक्स रिवाइज करवा दे, हमने किया है। मैट्रिक्स का ट्रेस, सिंपल सी बात है, ट्रेस यानी जो मुख्य विकिरण है उनके अवयवों को, मुख्य विकिरण मैट्रिक्स के मुख्य विकिरण के अवयवों को योग के रूप में लिखना। लिख सकते हैं कैसे, वही सेम टू सेम, यानी मुख्य विकिरण है तो A11 प्लस का A22 प्लस का A33 प्लस का ANN, ये देखो मुख्य विकिरण है और उसके अवयवों को आप ऐसे लिख सकते हैं। बस यही चीजें हैं और तो कुछ है नहीं। व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होती है, कोई भी मान लीजिए 2 मैट्रिक्स हैं A और B, अगर आप उनकी गुणा कराते हैं, आपस में गुणा कराई, अगर आपको तस्मक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है, दोनों की गुणा कराने से आपको तस्मक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, तो B क्या होगा, B A का व्युत्क्रम होगा या प्रतिलोम कह सकते हैं। यानी देखो कब कब आ सकते हैं 0, देखो एक यानी आइडेंटिकल एलिमेंट तो क्या होता है, मुख्य विकिरण के एक एक हो, तो यानी अगर आप इस प्रकार ले रहे हैं, A ले लिया और 1/A ले लिया, तो ही तो आपको 1 मिलता है ना, वही चीजें हैं। फिर 1/A क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया, प्रतिलोम हो गया, तो यही आपका प्रतिलोम होगा। फिर आप आगे आता है जो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आपकी संक्रियाएं होती हैं, पंक्ति जो आपका अवयव पर आप किसी प्रकार की संक्रिया लगा सकते हैं, पहली पंक्ति में से दूसरी घटा सकते हैं और आप एक आई के रूप में फॉर्म बनाते हैं, और जो जिस हिसाब से जो प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है, इन्वर्स। तो यानी ये चीज़ें नॉर्मल है, ये चीज़ें यहाँ से इन्वर्स नहीं निकालना, ऐसे एक और तरीका आपको मैं इन्वर्स याद करने का बताऊंगा। तो ये तो आपकी मैट्रिक्स पूरी कंप्लीट होगी। इसके बाद डिटरमिनेंट्स आएगी सारणी, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, फुल प्रैक्टिस करेंगे मैट्रिक्स वाले की। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। इस सेशन को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कह देना भैया एक क्लास के अंदर पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो रहा है। मैथ्स का इतना बड़ा टॉपिक जिसके अंदर 6-7 क्लासेस हमने लगाई थी, मात्र 38-39 मिनट के अंदर रिवाइज कर दिया है। ऐसे ही सुपर फास्ट चीज़ें चलती रहेंगी, आप पढ़ते रहें, नोट्स पढ़ते रहें और साथ साथ में क्वेश्चन निकालते रहें। सबका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है, जो इतनी बेहतरीन तैयारी करेगा कोई वंचित नहीं रहेगा। तो चलिए आज के स्टूडियो में इतना ही, धन्यवाद।